ये कहानी है गरीब की ठंड। गांव में ठंड का मौसम शुरू हो गया था और लोग अपने घरों में आग जलाकर गर्मी का आनंद ले रहे थे। लेकिन गरीब लोगों के पास ऐसा करने के लिए पैसे नहीं थे। वो अपने घरों में ठंड से ठिठुरते हुए बैठे थे और उनके पास गर्मी का कोई साधन नहीं था। उसी गांव में हरिकांत नाम का एक गरीब आदमी रहता था, जिसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे, जिनका ठंड के कारण बुरा हाल हो रहा था। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है, ना तो हमारे पास ओढ़ने को कंबल है और ना ही आग जलाने के लिए लकड़ियाँ। जाकर अपने मालिक से पैसे मांगो ना। मालिक से पैसे तो जब मांगूंगा ना, जब वो यहाँ पर होगा। जैसे ही पैसे देने की बारी आई, वो गांव से भाग गया और सब लोगों के पैसे हजम कर गया। क्या इसका मतलब आपके सारे पैसे डूब गए? तो फिर हम इतनी ठंड में कंबल कैसे खरीदेंगे? घर में एक कंबल नहीं है, अब तो हमें किसी से उधार ही लेना पड़ेगा। यहाँ हरिकांत और उसका परिवार ठंड के कारण परेशान हो रहा था और वहाँ हरिकांत का बड़ा भाई सुखजीत अपने परिवार के साथ अपने आलीशान घर में बैठा था। अरे गीता, जरा मेरे लिए गर्मा गर्म चाय तो बना कर लाना और साथ में गर्मा गर्म पकोड़े भी लाना। और मम्मी, मेरे लिए आज तुम गाजर का हलवा बनाना। मेरा आज गाजर का हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है बेटा, पहले तुम्हारे पापा के लिए चाय पकोड़े बना दूं, उसके बाद तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बना दूंगी। यहाँ सुखजीत और उसका परिवार ठंड में गरम गरम खाने का मजा ले रहा था और वहाँ माँ, बहुत ठंड लग रही है और भूख भी लग रही है। अगर पीने के लिए चाय है तो दे दो। ठीक है बेटा, तू थोड़ी देर इंतजार कर, मैं लेकर आती हूँ। ललिता देखती है तो घर पर दूध ही नहीं था। हे भगवान, यहाँ तो घर पर दूध ही नहीं है, अब चाय कैसे बनाऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं कि बाहर से दूध खरीद के ले आऊं। कोई बात नहीं ललिता, तुम चिंता मत करो। मैं दूध वाले के पास जाता हूँ और उधार पर थोड़ा सा दूध लेकर आता हूँ। अरे भाई, मुझे आधा किलो दूध चाहिए, जरा आधा किलो दूध तोल दो। हरिकांत अपनी फटी हुई पुरानी स्वेटर पहने दूध लेने के लिए चला जाता है। दूध तो मैं तोल दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास दूध खरीदने के पैसे हैं या नहीं। अभी तो मेरे पास दूध खरीदने के पैसे नहीं हैं भाई, लेकिन जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मेरा मालिक जो था ना, वो भाग गया, इसीलिए मेरे पास पैसे नहीं हैं और ठंड बहुत ज्यादा है, तो बच्चों के लिए चाय बनानी है। तुम मुझे दूध दे दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि पैसे आते ही मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। न जाने तुम जैसे कितने लोग मेरी दुकान पे रोज आते हैं, मगर मैं तुम जैसे लोगों पर तरस खाने लगा तो हो गया मेरा तो कल्याण। अरे पिछले महीने एक आदमी यही बोलकर उधार पर दूध लेके गया था, अभी तक पैसे देकर नहीं गया है। अगर पैसे हैं तभी दूध मिलेगा, वरना जाओ यहाँ से। पैसे ना होने के कारण दूध वाला हरिकांत को बेइज्जत करके वहाँ से भगा देता है। हरिकांत बहुत निराश होकर अपने घर चला जाता है। लाइए जल्दी से दूध दीजिए, चाय का पानी उबल गया है। माफ करना ललिता, लेकिन दूध ही नहीं मिला। कोई भी दुकानदार अब हमें उधार का सामान देना ही नहीं चाहता। तुम बच्चों को बिना दूध वाली चाय ही पिला दो, जब कहीं से पैसे आएंगे तो मैं दूध ले आऊंगा। ललिता भी ये सुनकर बहुत परेशान होती है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो अपने बच्चों को बिना दूध की चाय ही बना कर दे देती है। रात का समय होता है तो ठंड में और ज्यादा ठंडी हवा चलने लगती है। उनके घर की खिड़कियां टूटी हुई थी, जिससे हवा सीधे अंदर आ रही थी। पिताजी, इस खिड़की से बहुत ठंडी हवा आ रही है, जल्दी से किसी को बुलाकर इसे ठीक करवा लीजिए ना, या आप खुद ही इसे ठीक कर दीजिए। अरे मैंने इसे ठीक करने की कोशिश की थी बेटा, लेकिन मुझसे ये ठीक हुआ ही नहीं और मैं खिड़की ठीक करवाने वाले के पास भी गया था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से उसने खिड़की ठीक करने से मना कर दिया और छत भी ठीक नहीं हो पाई। पिताजी, लेकिन ऐसे तो हम लोगों को ठंड लग जाएगी ना, और मुन्नी तो अभी बहुत छोटी भी है, अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा? अरे मुझे माफ कर दो बेटा, अपनी गरीबी के कारण मैं
अपने बच्चों का ठीक से ध्यान भी नहीं रख पा रहा। बेटा, तुम मेरा ये फटा हुआ स्वेटर ओढ़ लो और सो जाओ। मुन्नी के लिए भी कुछ इंतजाम करते हैं। हरिकांत अपना फटा हुआ स्वेटर अपनी बेटी को ओढ़ने के लिए दे देता है और ललिता अपनी बेटी मुन्नी को अपनी साड़ी के आंचल में छुपा लेती है। लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि बेचारी छोटी सी बच्ची ठंड को सहन नहीं कर पा रही थी। माँ, माँ, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तुम्हारे साड़ी के आंचल से ठंडी हवा नहीं रुक पा रही। मुझे ओढ़ने के लिए कुछ गर्म चाहिए। हमारे पास तो ओढ़ने के लिए कुछ भी गर्म नहीं है। इधर उधर देखती हूँ, कुछ मिलेगा तो लेकर आती हूँ। ललिता पूरे घर में ढूंढती है तो उसे एक फटी हुई पुरानी चादर मिलती है। वो उसी चादर को अपनी बेटी को उड़ा देती है, लेकिन चादर जगह जगह से फटी हुई थी, जिस कारण मुन्नी को जगह जगह से हवा लग रही थी। अगली सुबह वो लोग उठते हैं तो मुन्नी को बहुत तेज बुखार हो चुका था। हे भगवान, मुन्नी को तो बहुत तेज बुखार आ गया है। हमें मुन्नी को डॉक्टर साहब के पास लेकर जाना होगा। ललिता और हरिकांत अपनी बेटी मुन्नी को जल्दी से पास वाले डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जिनका मोहल्ले में ही एक छोटा सा क्लिनिक था। देखिए, आपकी बेटी को मैं दवा दे देता हूँ, लेकिन इस दवाई से इसे कुछ देर ही आराम मिलेगा, क्योंकि ठंड के कारण इसे निमोनिया हो गया है और आपको इसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके आप इसे अस्पताल ले जाइए। जी ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अपनी बेटी को अस्पताल लेकर जाता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको देने के लिए मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं डॉक्टर साहब। क्या मैं आपको बाद में पैसे दे सकता हूँ? अरे हाँ, कोई बात नहीं, आप पैसों की फिक्र मत कीजिए। अभी आपकी बेटी बहुत बीमार है तो उस पर ध्यान दीजिए। हरिकांत और ललिता डॉक्टर का धन्यवाद करके अपनी बेटी को अस्पताल लेकर जाते हैं। देखिए जी, हमें आपकी बेटी को एडमिट करना तो होगा। उसके लिए आप काउंटर पर 20,000 रुपए जमा करवा दीजिए। 20,000 डॉक्टर साहब? सिर्फ भर्ती करने के इतने सारे पैसे? अरे तो तुम्हारी बेटी को भर्ती करके उसका इलाज भी तो करेंगे ना। जाओ और जल्दी से पैसे जमा करवाओ। पैसे जरा जल्दी जमा करवाना, वरना अभी और भी पेशेंट हैं जिन्हें बेड की जरूरत है। ये सब बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हरिकांत बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास तो एक पोटी कौड़ी भी नहीं थी। अब मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा ललिता? दूध तक खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास, तो ये 20,000 जैसी बड़ी रकम मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? इस समय में तो कोई अपना ही हमारी मदद कर सकता है। आप अपने भैया के पास जाकर मदद मांगिए ना, हो सकता है कि वो हमारी कुछ मदद कर दे। तुम ठीक कह रही हो ललिता, मैं सुखजीत भैया के पास जाता हूँ। वैसे भले ही वो हमसे बोल चाल ना रखते हो, लेकिन बुरे वक्त में तो काम आ ही सकते हैं शायद। मैं बस अभी जाकर पैसे लेकर आता हूँ। हरिकांत अपने बड़े भाई सुखजीत के घर जाता है और उसे सब बातें बताता है। तो सुखजीत कहता है, अरे मेरे पास कहाँ से इतने पैसे आएंगे, और वैसे भी अगर तुझे पैसे दे दिए तो वापस मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुझे उधार लेना है तो जमींदार से ले, मैं तुझे पैसे उधार नहीं देने वाला। मेरी मजबूरी समझिए भैया, इस समय मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। अगर मैंने मुन्नी को अस्पताल में भर्ती नहीं करवाया तो उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। हरिकांत के दोबारा कहने पर सुखजीत की पत्नी गीता उसे इशारा करती है और कमरे के अंदर ले जाती है। अरे अगर हरिकांत पैसे मांग रहा है तो उसे पैसे दे दो ना। वैसे भी ये मौका हमारे पास खुद चल कर आया है, तो मौके को जाया क्यों कर रहे हो? कौन सा मौका, कैसा मौका? आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? अरे आप भी ना एक नंबर के भोले हो। आप इसे पैसे दे दो। मैं जानती हूँ ये पैसे तो लौटा नहीं पाएगा, लेकिन इस बहाने आप कागजात पर इसके दस्तखत ले लेना। जो घर माँ और पिताजी ने इसके नाम पर किया था उसे हड़प लेना। अरे वाह, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा गीता। लाओ मुझे पैसे दो और एक कोरा कागज भी दे दो। गीता सुखजीत को 20,000 रुपए और एक कोरा कागज दे देती है और सुखजीत उन्हें लेकर बाहर आ जाता है। देख, तू मेरा छोटा भाई है, इसीलिए तेरी मदद कर रहा हूँ। ये ले पैसे, गिन ले, पूरे 20,000 हैं। नहीं नहीं भैया, इसमें गिनने की क्या जरूरत है? मेरे मुश्किल समय में आपने मेरी मदद की, मुझ पर आपका बहुत बड़ा एहसान रहा।
मैं आपसे वादा करता हूँ भैया कि जल्दी से जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगा। भाई वादा तो ठीक है, लेकिन वादे पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता ना। इसलिए इस कागज पर दस्तखत कर दो ताकि मेरे पास ये सबूत रहे कि मैंने तुम्हें ये पैसे दिए हैं। हरिकांत को अपने बड़े भाई की इस बात का बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो दस्तखत कर देता है और उन पैसों से अपनी बेटी का इलाज करवाता है। कुछ दिन बाद जब उसकी बेटी की तबीयत ठीक हो जाती है तो वो उसे लेकर घर आ जाते हैं। गीता, आज मैं मजदूरी पर जा रहा हूँ। दिन में जो दिहाड़ी मिलेगी उन पैसों से कंबल खरीद कर ले आऊंगा। हरिकांत सुबह सुबह काम पर निकल जाता है, लेकिन बाहर बर्फ पड़ रही थी। उसने अपनी फटी हुई पुरानी स्वेटर ही पहनी हुई थी। ठंड में पहनने के लिए उसके पास ना तो जूते थे और ना ही जुराबे। इतनी ठंड में भी वो चप्पल पहनकर मजदूरी का काम कर रहा था। ठंड के कारण उसके पैर भी सूज गए थे। अरे हरिकांत, तुम्हारे पैर तो बहुत ज्यादा सूज गए हैं। इस तरह तो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। अरे अपने लिए एक जोड़ी जूते खरीद लो। नहीं साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आज जो पैसे कमाऊंगा उनसे बच्चों के लिए कंबल खरीद कर ले जाऊंगा। उसके बाद मुझे घर की खिड़की और छत भी तो ठीक करवानी है। घर का राशन भी खरीदना है। अपने लिए जूते खरीदने के पैसे मेरे पास नहीं हैं। हरिकांत की ऐसी हालत देखकर कठोर दिल ठेकेदार को भी उस पर दया आ जाती है। वो अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुधा, मेरे जो पुराने जूते रखे हैं उन्हें साफ करके दे दो जरा। अगर बच्चों के भी कोई पुराने सर्दी के कपड़े हो या तुम्हारे पास भी कोई पुराने सर्दी के कपड़े हो, सबको एक थैली में भर कर दे दो। किसी को जरूरत है मैं उसे दे दूंगा। अच्छा ठीक है जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठेकेदार की पत्नी उसे कुछ गर्म कपड़े और पुराने जूते लाकर देती है, तो ठेकेदार वो लेकर हरिकांत के पास जाता है। ये लो हरिकांत, मेरे पास कुछ पुराने जूते और कपड़े थे और इनमें एक दो पुराना कंबल भी है। तुम ये अपने घर ले जाना, तुम्हारे काम आ जाएंगे। ये सब देखकर हरिकांत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ठेकेदार के पैरों में गिर जाता है, तो ठेकेदार उसे उठाता है। आपकी इस मदद को मैं मरते दम तक कभी नहीं भूलूंगा ठेकेदार जी। आप नहीं जानते कि आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। अरे कोई बात नहीं हरिकांत, एक दूसरे की मदद करना ही तो हमारा कर्तव्य है। अब तुम अपने घर जाओ और अब तुम्हें ठंड से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हरिकांत अपने घर जाता है और अपने बच्चों और पत्नी को भी ठेकेदार द्वारा दिए गए गर्म कपड़े देता है, तो उसकी पत्नी और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। ये स्वेटर तो बहुत ही गर्म है पिताजी, और इसके अंदर तो गर्म जुराबे भी है, और ये टोपी भी कितनी सुंदर है। अब मुझे बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। हाँ पिताजी, कपड़े भी बहुत गर्म है। ठेकेदार जी बहुत अच्छे हैं जो उन्होंने हमारी इतनी बड़ी मदद की। ठीक कहा बेटा, और अब तो हमारे पास ओढ़ने के लिए गर्म कंबल भी है। अब हमें ठंड में कोई परेशानी भी नहीं होगी। तुम्हारे पिताजी को आज जो पैसे मिले हैं उनसे हम अभी छत ठीक करवा लेंगे और खिड़कियों को भी ठीक करवा लेंगे। इससे पहले कि वो सब करवा पाते कि तभी उनके घर पर हरिकांत का बड़ा भाई सुखजीत आ जाता है और उसके साथ एक वकील भी था। अरे भैया, आइए आइए, घर के अंदर आइए। लेकिन आप अपने साथ वकील साहब को क्यों लेकर आए हैं? क्या ये आपके कोई दोस्त हैं? हाँ, ये मेरा दोस्त है, लेकिन यहाँ पर ये मेरे साथ इसलिए आया है क्योंकि मुझे ये घर खाली करवाना है। तुम जबरदस्ती मेरे घर में रह रहे हो। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं भैया? ये घर तो पिताजी ने मेरे नाम किया था ना, तो ये घर आपका कैसे हो गया? जरा आंख खोलकर इन कागजात को देखो, यहाँ पर तुम्हारे दस्तखत हैं। जब अपनी बेटी के लिए पैसे उधार लेकर गए थे तब तुमने ही इस घर को मेरे नाम कर दिया था, लेकिन तब से अब तक तुमने घर खाली नहीं किया, इसीलिए मुझे मजबूरन वकील को लेकर आना पड़ा। क्या? ये आप क्या कह रहे हो भाई साहब? ये तो सरासर धोखा है। इस बारे में तो हमसे आपकी कोई बात भी नहीं हुई थी और हमने तो जमीन के कागजात पर दस्तखत किए भी नहीं।
अब यहाँ पर मेरे सामने ज्यादा भोले बनने का ड्रामा मत करो। या तो चुपचाप सारा सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ, वरना पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। और अगर एक बार मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी तो हरिकांत, तुम तो जेल में चक्की पीसना। सुखजीत की बात सुनकर हरिकांत बहुत डर जाता है और समझ जाता है कि उसने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तो उसे उस भरी ठंड में अपने परिवार को लेकर घर से निकलना पड़ता है। बाहर बर्फ पड़ रही थी, इसलिए ठेकेदार जी ने हरिकांत को जो कंबल दिए थे, हरिकांत उन्हें अपने बच्चों को उड़ा देता है और ठहरने के लिए कोई जगह ढूंढने लगता है। अब हम क्या करेंगे जी, कहाँ पर जाएंगे? इतनी ठंड में हमारी कुल्फी जम रही है। अगर बच्चे दोबारा बीमार हो गए तो हम क्या करेंगे? मैं कुछ नहीं जानता, भगवान भी हम जैसे लोगों की ही परीक्षा लेता है। जो सुखजीत भाई साहब की तरह गलत करते हैं वो अपने घर में ऐश करते हैं, और हमें ईमानदार लोगों को ऐसा समय देखना पड़ता है। हरिकांत और ललिता अपने बच्चों को लेकर चलते जाते हैं, लेकिन उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। तभी चलते चलते रास्ते में ठेकेदार जी का घर आ जाता है, तो हरिकांत वहाँ रुक जाता है। ये ठेकेदार जी का घर है ललिता। मैं उन्हें और परेशान तो नहीं करना चाहता, लेकिन अगर हमने इस समय उनसे मदद नहीं मांगी तो हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। चलो उनके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। हरिकांत जाकर जमींदार साहब के घर का दरवाजा खटखटाता है। जमींदार साहब जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो हरिकांत उन्हें सारी बातें बताता है। तुम्हारा भाई तो सचमुच बहुत नीच है, लेकिन तुम चिंता मत करो। इस ठंड में जब तक तुम्हें कहीं और रहने का ठिकाना नहीं मिल जाता, तब तक तुम मेरे घर के पीछे वाले कमरे में रह सकते हो। ठेकेदार साहब हरिकांत को अपने घर के पीछे वाला कमरा रहने के लिए दे देते हैं। वो कमरा उनके पिछले वाले घर से बहुत ज्यादा अच्छा और गर्म था, और वहाँ पर बिस्तर और कंबल की भी सुविधा थी। ठेकेदार साहब सचमुच बहुत अच्छे हैं। जहाँ मेरे अपने सगे भाई ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, वहाँ अनजान ठेकेदार साहब ने मेरी कितनी मदद की। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये लोग अनजान नहीं हैं। हमारा इनसे कोई ना कोई तो रिश्ता जरूर है। क्या पता हमारा पिछले जन्म में इनसे कुछ रिश्ता रहा हो, जिस कारण ये हमसे बिल्कुल अपनों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ये तो सब बस भगवान ही जानता है ललिता। लेकिन देखो ना, आज कितने दिनों के बाद हमारे बच्चे चैन से सो रहे हैं, वरना ठंड के कारण बेचारे किस तरह ठिठुरते रहते थे। आपने बिल्कुल ठीक कहा जी। उन्होंने हमारी इतनी मदद की है तो अब मैं भी उनके घर का काम कर दिया करूंगी। कम से कम उन पर हमारा कुछ एहसान तो कम होगा। अब हरिकांत ठेकेदार जी के पास मजदूरी करता और ललिता ठेकेदार साहब के घर का काम करती। ठेकेदार साहब की पत्नी सुधा भी बहुत ही अच्छे व्यवहार की थी, इसलिए वो हमेशा ललिता के साथ अच्छा व्यवहार ही करती थी। एक दिन उनके घर पर मेहमान आने वाले थे, तो सुधा ने कहा, ललिता आज घर पर मेहमान आने वाले हैं, तो तुम इन कांच के बर्तनों में ही खाना परोसना। जी ठीक है सुधा दीदी। ललिता सुधा को देखकर मुस्कुराई, तो सुधा ललिता को देखती ही रही और बोली, पता नहीं तुम्हें देखकर मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें बहुत सालों से जानती हूँ, और मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, लेकिन कहाँ पर देखा है ये याद नहीं। तुम मेरी यादों में घूम रही हो। वैसे सच बताऊं तो कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है सुधा दीदी, क्या पता हमारा पिछले जन्मों का कुछ लेखा हो। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती है। तभी ललिता कांच के बर्तनों में खाना परोसती है। वो खाना डाइनिंग टेबल पर लगाने जा रही होती है कि तभी गलती से ललिता के हाथ से कांच का कटोरा गिर जाता है और उसके पैर में कांच लग जाता है। अरे अरे, तुम्हारे पैर में तो कांच लग गया। तुम यहाँ पर आओ, मैं अभी दवाई का डब्बा लेकर आती हूँ। सुधा जल्दी से अंदर जाकर दवाई का डब्बा लेकर आती है और ललिता के पैर से कांच निकालकर उसे दवाई लगाती है। तभी उसकी नजर ललिता के पैर पर एक मस्से पर पड़ती है। जब वो उसे ध्यान से देखती है तो उसके दिमाग में कुछ बात याद आती है और वो जल्दी से ललिता का हाथ देखने लगती है। क्या हुआ सुधा दीदी, आप क्या देख रही हैं? मेरे हाथ में कोई चोट नहीं लगी है?
सुधा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और जैसे ही वो उसका हाथ देखती है तो उसके हाथ पर ललिता और सुधा लिखा हुआ था। वो समझ जाती है कि वो उसकी खोई हुई बहन है जो बचपन में कुंभ के मेले में खो गई थी। वो तुरंत ही ललिता को अपने गले से लगा लेती है और उसे सारी बातें बताती है। ललिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमने तुम्हें कहां नहीं ढूंढा, लेकिन तुम हमें कहीं नहीं मिली और देखो किस्मत को हमें मिलना था तो किस तरह से मिला दिया। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है दीदी, बस इतना याद है कि बचपन से अनाथ आश्रम में मैं रही हूँ। मैं तो अपने परिवार का नाम तक भूल चुकी हूँ, लेकिन आज आपकी बदौलत सब याद आ गया। भला हो इस ठंड का जिसके कारण ये सब हुआ, और इस ठंड के चलते मुझे मेरा खोया हुआ परिवार मिल गया। ललिता के मिल जाने के बाद उसका पूरा परिवार उससे मिलने के लिए आता है और सुखजीत के खिलाफ केस भी दर्ज करवाते हैं, जिसके बाद ललिता का भाई जो एक वकील बन चुका था उनके केस को लड़ता है और उन्हें उनके घर को वापस दिलाता है। लेकिन गरीब की इस ठंड की वजह से ललित को उसका परिवार मिल जाता है और उनके जीवन में सब कुछ बिल्कुल खुशहाल हो जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।